नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम गैर व्यापारिक संस्थाओं वाले जो पाठ है उसके कुछ जो छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। देखिए, गैर व्यापारिक संस्थाओं के जो छोटे प्रश्न आएंगे परीक्षा में उनसे संबंधित एक क्लास हमने पहले लगाई है, वीडियो बनाया है, तो वो आप क्लास ज़रूर अटेंड करें। उसमें भी कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने करवाए थे और उनको आप देखें, समझें और किस प्रकार से उनको हल किया गया है वो भी आप देखें। और आज की जो क्लास है उसको भी पूरा अटेंड करें, पूरा वीडियो देखें। क्यों? क्योंकि गैर व्यापारिक संस्थाओं वाले अध्याय में से जो छोटे प्रश्न आने हैं वो दो दो नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। तो जो छोटे प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है और जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इन सभी प्रश्नों को आप हल करें और इनको समझे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि फर्नीचर का पुस्तक मूल्य 1/4/16 को 1 लाख रुपए है। आधा फर्नीचर प्रारंभिक पुस्तक मूल्य से 20% आने पर 30/9/16 को बेच दिया। फर्नीचर पर 10% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास लगाया जाता है। 31/3/17 को बनाए जाने वाले आय व्यय खाता व उस दिन के चिट्ठे में उक्त मदों को किस प्रकार से दिखाया जाएगा। देखिए, 1/4/16 को फर्नीचर का पुस्तक मूल्य 1 लाख रुपए, आधा है वो 30/9/16 को यानी 30 सितंबर को 20% आने पर बेच दिया गया। और फर्नीचर पर जो ह्रास की दर है वो 10% है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें फर्नीचर का खाता बनाना पड़ेगा। फर्नीचर का खाता बनाने के बाद में हम इस प्रश्न को हल करेंगे। इसका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और जो बैलेंस शीट है वो बनाएंगे। देखिए, इसका हल आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने इसका एक फर्नीचर अकाउंट बनाया है। तो फर्नीचर है वो संपत्ति खाता है, तो हमने 1/4/16 को डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी 1 लाख लिख दिया। अब 30/9/16 को ये कहता है कि आधा फर्नीचर 20% हानि पर बेच दिया गया। तो 1 लाख का आधा हो गया 50,000 और 50,000 का 20% हो गया 10,000 रुपये। ठीक है। तो 10% हानि पे बेच दिया गया तो यानी कितने में बेचा? 40,000 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 40,000 में। तो देखिए, 30/9/16 को क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट 40,000 रुपये। अब 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक महीने होते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने होते हैं। तो 6 महीने का 10% की दर से 50,000 रुपये का जो डेप्रिसिएशन होता है वो होता है 2500 रुपये, 2,500 रुपये। तो बाई डेप्रिसिएशन 2500 रुपये। तो 50,000 में से 2500 रुपये हमने डेप्रिसिएशन के घटा दिए, तो हमारी जो फर्नीचर है वो बचा 47,500 रुपये का। 47,500 का फर्नीचर हमने 40,000 रुपये में बेच दिया, तो हमें घाटा हो गया 7500 रुपये। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस 7,500 रुपये। ठीक है। तो 7,500 कैसे? कि 50,000 का फर्नीचर जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन घटा दिया 2,500, तो उसका मूल्य बचा 47,500 रुपये। और 47,500 के फर्नीचर को जब हम 40,000 में बेचते हैं तो घाटा हो गया 7500 रुपये। तो बाई साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस 7500 रुपये। अब का जो बचा हुआ फर्नीचर है, 1 लाख का फर्नीचर था जिसमें से आधा तो हमने 30/9/16 को बेच दिया, लेकिन 50,000 का हमारे पास पड़ा है। तो 50,000 का 10% की दर से डेप्रिसिएशन होता है 5,000 रुपये। तो 31/3/17 को क्रेडिट साइड में बाई डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये। और इन सब को हल करने पर क्रेडिट साइड की जोड़ को डेबिट साइड की जोड़ में से घटाया तो अंतिम शेष है वो फर्नीचर का बचा है वो बाय बैलेंस शीट डी 45,000 रुपये। देखिए, 45,000 रुपये वह शेष बचा है फर्नीचर का जिसको हमें बैलेंस शीट में दिखाना है। बाय बैलेंस शीट डी 45,000 रुपये। इसको बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में हमें दिखाना है। ठीक है। अब देखिए, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो क्या लिखेंगे कि जो हमें घाटा हुआ है या जो खर्चा हुआ है उनको हम लिखेंगे। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का देखिए प्रारूप आपके सामने दिया गया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। प्रारूप हमने बनाया डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में इनकम। ठीक है। ऊपर देखिए, डेप्रिसिएशन एक तो 2500 रुपये का लगा है और एक 5,000 रुपये का लगा है। तो टू डेप्रिसिएशन कुल लग गया 5,000 प्लस 2500 7,500 रुपये। और जो फर्नीचर हमने बेचा था उस पर नुकसान बाय प्रॉफिट एंड लॉस 7,500 रुपये का है। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 7,500 रुपये लिख के हम इस खाते को बंद कर देते हैं। इसका प्रविष्टि हो गई आय व्यय खाते में। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट अकाउंट। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। और मैंने कहा था कि जो फर्नीचर का अंतिम मूल्य बाय बैलेंस शीट डी उसको हमें बैलेंस शीट में दिखाना है। तो फर्नीचर 45,000 रुपये हमने दिखा दिए। इस प्रकार से हमने लेखा कर दिया फर्नीचर से संबंधित। दूसरा प्रश्न,
दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त चंदा निम्न अनुसार है। देखिए 2016-17 का जो कुल चंदा 28,000 रुपये प्राप्त हुआ है, जिसमें से 15-16 का 2,000 है, 16-17 का 2500 है और 17-18 का 1,000 है। क्लियर है। क्लब में 100 सदस्य प्रति वर्ष 100 रुपये प्रति सदस्य चंदा दे है। देखिए 100 सदस्य और एक सदस्य से 300 रुपये लेते हैं, तो कुल 30,000 रुपये हमें चालू वर्ष में 2016-17 में प्राप्त होने चाहिए थे। जबकि 2016-17 में देखिए ऊपर कितने प्राप्त हुए हैं, 25,000 रुपये, तो 5,000 रुपये अपने बकाया है। 31 मार्च 2017 को आय व्यय खाते व उस दिन के चिट्ठे में चंदे को किस प्रकार से दिखाएंगे। देखिए चंदा है वो गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आय होती है, तो इसको हम इनकम पक्ष में दिखाएंगे। इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए दूसरा प्रश्न, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बनाया है, तो देखिए प्रारूप हमने बना दिया। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में इनकम बाय सब्सक्रिप्शन 28,000 रुपये। चालू वर्ष में हमें चंदा कितना प्राप्त हुआ है, 28,000 रुपये। देखिए आय व्यय खाता है वो उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है, तो इसमें हमें सिर्फ चालू वर्ष की जो राशि है वो लिखनी होती है। गत वर्ष की या और अगले वर्ष की जो भी राशि है वो हम घटा देते हैं। तो मैंने पिछले वर्ष की राशि लेस 2015-16 के 2,000 और 2017-18 के 1,000 घटा दिए, तो राशि बची 25,000 रुपये। ठीक है। अब प्रश्न में कह रखा है कि 100 सदस्य और एक सदस्य का चंदा 300 रुपये, तो कुल 30,000 रुपये चंदा प्राप्त होना चाहिए था। हमें प्राप्त कितना हुआ, 25,000 रुपये, तो 5,000 रुपये हमें चालू वर्ष का चंदा बकाया रह गया, तो हम इसको जोड़ देंगे। 2016-17 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000, तो कुल चंदा कितना प्राप्त होना चाहिए था, 30,000 रुपये अमाउंट के कॉलम में हमने लिख दिए। ठीक है। अब इसकी बनेगी बैलेंस शीट। क्या बनेगी, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। अब देखिए कि हमें चंदा प्राप्त होना चाहिए था 30,000 चालू वर्ष का, लेकिन प्राप्त हुआ है 25,000, तो 5,000 रुपये हमें और प्राप्त होने चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए क्या है, संपत्ति है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपये एसेट्स पक्ष में हमने लिख दिए। ठीक है। अब का चालू वर्ष में हमें 2017-18 का 1,000 रुपये चंदा प्राप्त हो गया, जो प्राप्त नहीं होना था, तो ये हमारे लिए दायित्व है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन है उसको लायबिलिटीज में हम 1,000 रुपये दिखा देंगे। ये बन गई बैलेंस शीट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित सूचनाओं से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते व उस दिन बनाए जाने वाले चिट्ठे में दिखाए जाने वाले पर्यावरण कोष की राशि ज्ञात करो। देखिए ये जो प्रश्न है वो विशिष्ट कोष का उदाहरण है, और विशिष्ट कोष में क्या होता है कि कोष जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त राशि जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त होती है, तो वो उसी कोष में जोड़ी जाती है, तथा खर्चा अगर होता है उस उद्देश्य के लिए, तो उस कोष में से घटा दिया जाता है। ठीक है। तो 1/4/16 को पर्यावरण कोष कितना है, 6 लाख रुपए। 10% पर्यावरण कोष विनियोग है, विनियोग कर दिया, इसमें से 3 लाख रुपए यह संपत्ति हो गई। वर्ष के दौरान पर्यावरण जागरूकता के लिए किए गए वे, तो खर्चा हो गया 2 लाख रुपए। वर्ष के दौरान पर्यावरण कार्यक्रम के लिए दान प्राप्त हो गया 50,000 रुपये। कोष में विनियोग पर प्राप्त ब्याज 25,000 रुपये। अब इसके लिए आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाना है। चलिए देखते बनाते हैं इसको। सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए कि चालू वर्ष में हमें जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो हुआ है 25,000 रुपये। कितना प्राप्त हुआ है, 25,000 रुपये। विनियोगों पर जो ब्याज प्राप्त हुआ है 25,000 रुपये। हमारे पास 1/4/16 को विनियोग है 3 लाख रुपए, और 3 लाख का 10% से ब्याज होना चाहिए था 30,000 रुपये। कितना, 30,000 रुपये। लेकिन जबकि हमें प्राप्त कितना हुआ है, 25,000 रुपये, तो 5,000 रुपये बकाया है। तो बकाया है तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखिए इनकम है हमारे पास, तो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपये, एड एक्रूड इंटरेस्ट 5,000 रुपये, जोड़कर 30,000 रुपये हमने अकाउंट के अमाउंट के कॉलम में लिख दिए। अब इसकी बनेगी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 हमारे पास कोष कितना है, 1/4/16 को कोष है हमारे पास 6 लाख रुपए। ठीक है। 6 लाख में से जो खर्चा है उसको घटा देंगे, जो आय प्राप्ति है उसको जोड़ देंगे। देखिए यानी ये रही बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है। तो लायबिलिटीज पक्ष में देखिए एनवायरमेंट फंड कितना है, 6 लाख रुपए।
जिसमें से लेस एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना कर दिया, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब जो हमें राशि प्राप्त होगी वो इसी कोष में जुड़ेगी। एड डोनेशन 50,000 रुपये और एड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये हमने जोड़ दिया तो राशि आ गई 4,80,000 रुपये लाइबिलिटी साइड में। और हमने 10% का जो विनियोग कर रखा है वो आएगा हमारे संपत्ति पक्ष में। तो एसेट्स पक्ष में देखिए 10% एनवायरमेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए। तो इस प्रकार से हम लेखा इस प्रश्न का करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते व उस दिन के चिट्ठी में दिखाई जाने वाली चिकित्सा सहायता कोष की राशि ज्ञात करो। देखिए भाई, ये जो प्रश्न है वो ऊपर वाले प्रश्न के समान ही है कि जो कोष है उसमें अगर कोई राशि प्राप्त होती है तो उसको जोड़ दो, और अगर उस उद्देश्य के लिए जो खर्चा होता है वो उस कोष में से घटा दो। तो चिकित्सा सहायता कोष से वो प्रारंभिक 2.5 लाख रुपए है। खेल कोष के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त दान है, दान कितना प्राप्त हुआ, 17,000 रुपये। और चिकित्सा कैंप पर खर्चा कितना कर दिया, 3.5 लाख रुपए। तो इसका देखिए आय व्यय खाता किस प्रकार से बनेगा। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में इनकम। हमारे पास खर्चा हुआ है 3.5 लाख का, तो टू एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल कैंप 3.5 लाख रुपए। ठीक है, इसमें से हमारे पास मेडिकल फंड कितना पड़ा है वो घटा देते हैं, लेस मेडिकल फंड 2.5 लाख रुपए। और जो लेस डोनेशन प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, 17,000 रुपये, वो भी घटा देते हैं। तो हमारे जो खर्चा एक्चुअल में वो कितना हो गया, 30,000 रुपये का। तो वो हमने डेबिट साइड में अमाउंट के कॉलम में लिख दिया 30,000 रुपये। अब ये कहता है बैलेंस शीट बनाए, तो नीचे नोट लिख के हमने लिखा है कि बैलेंस शीट में दिखाने के लिए कोष की राशि शेष नहीं बची है, तो बैलेंस शीट हम नहीं बनाएंगे। अगला प्रश्न, पांचवा अंतिम प्रश्न, कि निम्नलिखित सूचनाओं से फर्नीचर से संबंधित राशि दिनांक 31/3/17 के आय व्यय खाते व उस दिन के चिट्ठे में किस प्रकार से दिखाएंगे। देखिए, ये जो प्रश्न है जो हमने पहला प्रश्न फर्नीचर का किया था उससे संबंधित प्रश्न ही है, सेम टू सेम वैसा ही है। इसको भी हल कर लेते हैं, यदि प्रश्न आता है परीक्षा में तो आप इसको आसानी से हल कर सके। किस प्रकार से फर्नीचर खाता बनेगा, फर्नीचर खाता बनने के बाद किस प्रकार से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, किस प्रकार से बैलेंस शीट में राशि को दिखाएंगे, ये सभी बातें आप सीख लेंगे। किस प्रकार से इनका हल किया जाता है वो सीख लेंगे। तो वर्ष के प्रारंभ में फर्नीचर कितना है, 1 लाख रुपए। 31/12/16 को 20,000 रुपये के प्रारंभिक पुस्तक मूल्य का फर्नीचर 18,000 में बेच दिया। ठीक बात है। और 1/10/16 को 25,000 का नया फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर पर 10% वार्षिक दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम फर्नीचर का खाता बनाएंगे। देखिए आंसर 5, फर्नीचर का खाता बनेंगे। तो फर्नीचर है वो संपत्ति खाता है, तो जो प्रारंभिक बैलेंस है वो डेबिट साइड में लिख देंगे 1/4/16 टू बैलेंस बीडी 1 लाख रुपए। ठीक है, अब ये कहता है कि 31/12/16 को 20,000 पुस्तक मूल्य का फर्नीचर 18,000 रुपये में बेचा। तो क्रेडिट साइड में 31/12/16 बाई बैंक अकाउंट 18,000 रुपये। ठीक है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने हो गए। कितने महीने हो गए, 9 महीने। और जो राशि की दर है वो 10% है, तो 20,000 का 10% से 12 महीने का राशि हो गया 2,000 रुपये। और हमें निकालना है 9 महीने का, तो 9 महीने का हो गया 1,500 रुपये। तो बाई डेप्रिसिएशन 1,500 रुपये इस बेची जाने वाली मशीन का हो गया। ठीक है, 20,000 की मशीन में से 1,500 रुपये हम डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, तो उसका मूल्य कितना बचता है, 18,500 रुपये। 18,500 रुपये की मशीन फर्नीचर को हमने कितने में बेच दिया, 18,000 में बेच दिया। फर्नीचर कितना था, 20,000 का था। ठीक है, 20,000 का फर्नीचर हमने कितने बेचा, 18,000 में। तो बाई बैंक अकाउंट 18,000 रुपये। अब 9 महीने इसको काम में लिए है, अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक। तो 9 महीने का 10% की दर से ब्याज वो डेप्रिसिएशन होता है, वो था 1,500 रुपये। तो बाई डेप्रिसिएशन 1,500 रुपये। तो 20,000 में से 1,500 रुपये डेप्रिसिएशन मैंने घटा दिए, तो जो फर्नीचर बचा वो बचा 18,500 रुपये का। तो 18,500 के फर्नीचर को हमने 18,000 में बेच दिया, तो 500 रुपये का नुकसान हो गया। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस 500 रुपये। ठीक है, तो 1 लाख के फर्नीचर में से हमने 20,000 का फर्नीचर बेच दिया, हमारे पास कितना बच गया, 80,000 का फर्नीचर बच गया। तो 80,000 के फर्नीचर पर जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10% की दर से, तो डेप्रिसिएशन होता है 8,000 रुपये। तो 31/3/17 को बाई डेप्रिसिएशन 8,000 रुपये, देखिए ब्रैकेट में हमने लिख दिया। ठीक है, अब 1/10/16 को हमने एक नई मशीन खरीदी।
1 अक्टूबर 16 को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। तो 25,000 रुपये का 10% से 12 महीने का होता है 2500 रुपये, और 6 महीने का हो गए 1250 रुपये। कितने हो गए? 1250 रुपये। कब खरीदी? 1 अक्टूबर 16 को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। ठीक है, तो 25,000 का 10% की दर से 12 महीने का होता है 2500 रुपये, 2500 रुपये। तो 6 महीने का कितना होगा? 1250 रुपये। तो क्रेडिट साइड में बाई डेप्रिसिएशन देखिए 1250, तो इस मशीन का हो गया 25,000 वाले का, और 8,000 रुपये जो ऊपर की मशीन है 1 लाख की, जिसमें से 20,000 की मशीन, 20,000 का फर्नीचर बेच दिया तो उसका डिप्रिसिएशन हो गया। तो 8,000 प्लस 1250, 9,250 रुपये डिप्रिसिएशन हो गया। और हल करने पर डेबिट साइड की जोड़ में से क्रेडिट साइड की जोड़ घटाई तो अंतिम फर्नीचर का मूल्य बचा, वो बचा 95,750 रुपये, जिसको हमें बैलेंस शीट में दिखाना है। जिसको कहाँ दिखाना है? बैलेंस शीट में। चलिए इस पहले से इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, हमारे पास जो खर्चा हुआ वो डेप्रिसिएशन के रूप में है। तो डेप्रिसिएशन 1500 तो एक हो गया, 9,250 एक हो गया, सबको जोड़कर एक साथ एक्सपेंडिचर में हम दिखा देंगे। बाई डेप्रिसिएशन 1500 प्लस 9,250, 10,750 रुपये। अब जो 20,000 रुपये का फर्नीचर 18,000 में बेचा था, उस पर हमारे घाटा कितना हुआ था? 500 रुपये का घाटा हुआ था। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 500 रुपये, ये बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब जो फर्नीचर अकाउंट का जो अंतिम मूल्य आया था 95,750 रुपये, इसको मैंने आप लोगों को बताया कि बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में हमें इससे है जैसा का जैसा दिखाना है। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, लाइबिलिटीज एसेट्स, एसेट्स में फर्नीचर 95,750 रुपये। तो ये सारे पर्सन है वो गैर व्यापारिक संस्थाओं से संबंधित है। और गैर व्यापारिक संस्थाओं के जो लेखे वाले पार्ट है उसका वीडियो हमने क्लास है वो पहले लगाई थी, तो वो आप ज़रूर देखिए, उसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने करवा रखे हैं। तो आशा करता हूँ कि आज के जो प्रश्न है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे के जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रश्न है वो आपने समझे होंगे, और इन प्रश्नों का हल है वो आपके समझ में आया होगा। और ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके, अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। यदि आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार की समस्या है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।